नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 40, यानी कि इससे पहले 39 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आते हैं सुबह आपके 7 बजे, और शाम को 7 बजे भी एक क्लास चलती है जो एमपीएसआई के लिए है। लेकिन आप लोग एमपी टेट वाले भी उनको देख सकते हैं क्योंकि उसमें एवरेज, आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, लाभ हानि सारे चैप्टर होने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। तो शाम को 7 बजे देखना मत भूलिएगा। वैसे सारे मित्र आ रहे हैं, मैंने सबके कमेंट। शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि दूध और पानी के 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यानी कि दूध और पानी का जो रेशो है वो 5:2 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 3:1, 2:1, 5:1 या 9:4? चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहले आप लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए और पानी का एक मिश्रण है। मान लेते हैं कि इस गिलास में, या फिर एक मान लेते हैं ये टंकी है ना, इस टंकी में है आपका ये जो मिश्रण है, ये इस टंकी में है। कितना लीटर है भैया? 42 लीटर। अब वो बोल रहा है कि दूध और पानी अलग अलग रेशो में है, तो ये समझ लो दूध और ये समझ लो पानी। अब रेशो में बांटा तो मैंने देखा कि 42 को बांटना है 5 और 2 में, तो 42 5 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 7 के बराबर। तो एक रेशो बराबर कितना है? तो आपने एक रेशो बराबर निकाला 6। आ गई बात समझ में? तो एक रेशो बराबर 6, यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि दूध तो हो जाएगा 30। फिर बोला कि आपका 6 दूनी 12, यानी कि पानी हो जाएगा 12 लीटर, यानी कि 30 तो आपका 30 लीटर तो दूध है और 12 लीटर पानी है। अब उसकी इसमें अगर 3 लीटर पानी डाल दिया जाए, अब 3 लीटर पानी डालने का अर्थ है कि पानी में वो 3 लीटर पानी मिला रहा है, यानी कि अब पानी कितने लीटर हो गया है? अब पानी हो गया 12 और 3 15। दूध में कुछ मिला है क्या? दूध में कुछ नहीं मिला है, यानी कि 30 का वापस से 30 ही रहेगा। अब वो बोल रहा है कि अब दूध पानी का अनुपात क्या है, तो इसको काट लेंगे तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15, यानी कि रेशो बन जाएगा 2:1। इसका आंसर आ जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिएगा लिखा हुआ प्रश्न है, आपने शायद पहले भी देखा होगा। चलिए करने की करिए। लिखा हुआ है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है, ये जो दृष्टिकोण है ये किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, राधा कृष्णन का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राधा कृष्णन जो थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका ऐसा दृष्टिकोण था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लिखा हुआ है कि प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है, जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसका दोष क्या है? जीवन से असंबंधित है, संकुचित दृष्टिकोण है, परीक्षा की प्रधानता है, या उपरोक्त सभी है? तो आप बताइए कि जो अभी प्रचलित पाठ्यक्रम यानी कि अभी जो सिलेबस चलता है उसका दोष क्या क्या है, यानी कि उसमें क्या क्या कमियां हैं जो आपको लगती है? जीवन से असंबंधित यानी कि जीवन से रिलेटेड नहीं है, या फिर संकुचित दृष्टिकोण है, या परीक्षा की प्रधानता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि उपरोक्त सभी प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है, यानी कि जीवन से भी असंबंधित है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची, 8 मीटर तो लंबी और 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनानी है। उसके लिए कितनी ईंट चाहिए? जबकि ईंट का जो आपका क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर तो लंबी, 11.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची हो, है ना। तो आपको बताना है कि कितनी ईंटें लगेगी। मान लीजिए दीवार जो आपकी ईंट बनेगी वो दीवार किस आकार की होगी? तो वो होगी आपके घनाभ के आकार की। समझने की कोशिश करिएगा, वो होगी आपके घनाभ के आकार की। मतलब समझ लीजिए कि इस प्रकार की दीवार बनेगी, इसी प्रकार की बनेगी, यूं समझ लो ये ऐसी दीवार बनेगी। अब इस दीवार में भी जो आपकी ईंटें लगेगी वो भी किस प्रकार लगेगी? इस प्रकार की ईंट ही लगेगी, यानी कि आयताकार की लगेगी आपकी, इस प्रकार की। तो जब भी ऐसी ईंटों की संख्या निकालनी हो, तो मैंने बताया था कि जब ईंटों की संख्या या घन की संख्या या निकालनी हो, तो संख्याएं जब निकालते हैं तो आपको क्या करना रहता है कि बड़ा आयतन ऊपर रखना है और छोटा आयतन नीचे रखना है। अब बड़ा आयतन किसका होगा? ईंट का होगा कि दीवार का? तो आप सभी को पता है कि दीवार का आयतन बड़ा होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले ऊपर। तो 8 मीटर है, तो देखिए नीचे आपका सभी सेंटीमीटर में है, 25 भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो आपके ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए दीवार का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो वही मैं कर रहा हूँ। 8 को लिख रहा हूँ 800। क्यों लिखा? क्यों? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 8 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 800 सेंटीमीटर।
मीटर। अब 6 मीटर का लिख दूंगा 600, और आपके 22.5 सेंटीमीटर का क्या लिखूंगा, 22.5 का 22.5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मीटर और ये तो सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो इसमें 100 का इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं। मैंने बोला संख्या निकालना है, तो ऊपर बड़ा आयतन, नीचे छोटा आयतन। छोटा आयतन किसका, ईंट का, तो मैंने लिखा 25 नीचे लिखा, 11.5 नीचे लिखा, और आपका लिखा 6 नीचे। ठीक है, अब आपने देखा कि 11.5 से कट गया 22.5, समझ में आया, 2 बार में। 6 से कट गया आपका 100 बार में, और 25 से कट गया 25 चौक 100, तो आपने देखा 4 दूनी 8 है ना, और 8 का इंटू करना है 800 में, तो 8 8 64, यानी कि आपका हो जाएगा 6400, यानी कि 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी। 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनाने के लिए आपको 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5th वाला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि गणित में क्रियात्मक विधि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। क्रियात्मक विधि जो है उसकी विशेषता कौन सी वाली नहीं है वो बताना है। छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करना, इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी को श्रम के महत्व को समझता है, छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप बताइए कौन सी विशेषता नहीं है। बाकी आपका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी सारी विशेषताएं, क्रियात्मक विधि की विशेषता ये भी है कि वो छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करती है ना, क्रियात्मक विधि। और दूसरा कि इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझते हैं, क्योंकि क्रियात्मक विधि में क्रिया करनी पड़ती है, तो श्रम के महत्व को भी समझते हैं, तो ये भी विशेषता है, ये भी है। और तीसरा है कि विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्रियात्मक में वो खेलता है, सारी चीजें करता है, क्रिया करता है, सामाजिक गुणों का विकास भी होता है, सामंजस्य की भावना भी उसमें उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर ये भी है। तो आपने देखा ये तीनों तो इसकी विशेषताएं हैं, उसने पूछा नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसी है जो इसकी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है, प्रयोगशाला विधि जो है उसका सबसे बड़ा दोष कौन सा है। लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए कि यह बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देती है, ऑप्शन नंबर बी कि यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, ऑप्शन नंबर सी कि यह विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है, या ऑप्शन नंबर डी कि यह विद्यार्थियों को मानसिक शोषण करती है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको चलिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये है कि आपका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, जबकि छोटे वैज्ञानिक नहीं है, वो विद्यार्थी हैं, तो उनके ये सबसे बड़ा दोष है कि वो छोटे विद्यार्थी मतलब विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर, कोई घन है उसका संपूर्ण पृष्ठ जो है 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात करना है, 150 ही आएगा, 125 आएगा, 145 आएगा, या 165 आएगा। देखिए घन की अगर बात करें तो घन ऐसी आकृति होती है जो आपकी वर्ग से मिलकर बनी होती है, यानी वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो घन को अगर देखना हो तो पासे को आप देख सकते हैं, पासा आपका घन समान ही होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो वो होता है आपका 6a²। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। और आयतन क्या होता है, आयतन होता है a का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। तो अभी तो फिलहाल आपका संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 6a² दे रखा है, जो कि दे रखा है 150। तो आपको क्या करना है, a² बराबर आप देखोगे तो 150/6, 3 से करोगे 3 5 15, 50, और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 है ना, तो 50/2 यानी 25। तो a² बराबर 25 आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि a बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको क्या आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है, a³ तो आप देखोगे a³ यानी कि 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है, चलिए देखिएगा, लिखा हुआ है कि रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। रेखा गणित का जो कोई भी आपका साध्य का मतलब होता है कोई भी सवाल है ना, तो रेखा गणित का कोई भी सवाल हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्लेषण विधि। यानी कि रेखा गणित का कोई भी साध्य हल करने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है। जैसे कि मान लो रेखा गणित, ज्योमेट्री बोलते हैं रेखा गणित को, है ना, लाइन एंगल। जैसे कि मान लो ये आपको दिया हुआ है ना, कि आपका ये दोनों एंगल आपके दे रखे हैं कि ये 60 का है
और ये 50 का है, तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसमें विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण क्या किया जा रहा है कि एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण आपका 180 का होता है और आपके इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि ये तीसरा कोण कितना होगा, तो आप तीसरा कोण निकालेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 6 5 11, तो ये 70 का हो जाएगा। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये 70 का होगा। टोटल 180, तो ये 110 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपका रेखागणित का हल करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिएगा 9 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना जो है एक योजना माने प्लानिंग है ना, प्लानिंग जो है एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, जिसको मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की परिभाषा यह किसने दी है, आपको बताना है कि ये वाली जो परिभाषा है ये किसने दी है कि प्लानिंग एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया, यानी कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का मतलब उसमें कोई न कोई ऑब्जेक्ट रहता है आपका, जैसे प्लानिंग करते हैं ना अपन कि आज मैथ्स के इतने चैप्टर निपटा दूंगा, और ये सारी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग बेसिकली ये होती है कि अपन यहाँ खड़े हैं और अपन को यहाँ जाना है, तो ये होती है प्लानिंग। तो इसमें एक उद्देश्य होता है। वो बोल रहा है जिसको मन लगाकर सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था किलपैट्रिक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लिखा ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है और 6 वर्ष पूर्ण उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सी की आयु कितनी होगी। फिलहाल आपका देखो शाम की क्लास में भी एवरेज चल रहा है, तो जो लोगों ने देखा होगा उनको पता है कि ये क्वेश्चन किससे करना है, क्योंकि एवरेज वाली क्लास में बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाया है ना। एवरेज के मैंने कम से कम 105 से 110 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने, 110 क्वेश्चन करवाए हैं एक चैप्टर के। कितने चैप्टर के, केवल एक चैप्टर के। तो आप समझ सकते हैं 110 क्वेश्चन में कितनी टाइप, मैंने 11 टाइप भी उसमें करवाई है। तो जिन लोगों ने देखे हैं उनको पता है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो शाम की क्लास जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आपकी फायदे वाली क्लास है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए अभी ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 90 है। मान लो ए बी सी ये रहे, ए बी और सी, उनकी वर्तमान यानी कि मान लेता हूँ 0 की बात हो रही है, उनका योग कितना है, 90 है। अब बात हो रही है 6 साल पहले की। कितने साल पहले की, 0 से हम बात कर रहे हैं 6 साल पहले ऊपर। अब 6 साल पहले अगर इन तीनों की उम्र ले जाऊंगा तो 6 तीनों की कम होगी। मान लो अभी किसी की मान लो 18 है, तो 6 साल पहले 12 रही होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको 6 साल सबकी ऊपर ले जाएंगे। तो 6 साल इसकी, 6 साल इसकी और 6 साल इसकी। तो आपने देखा कि 6 18 साल ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 90 में से 18 माइनस किया तो आपका यहाँ जो आ रहा है, यहाँ उम्र आ रही है 72। मतलब 6 साल पहले उन तीनों की उम्र कितनी हो रही है, 72 हो रही है। अब उनका जो रेशो दिया है वो दिया है 1:3, 1 2 और 3, रेशो 1:3 दिया है और उम्र 72 है। तो आप इनको नीचे रख देंगे तो 3 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 72 के नीचे आ जाएगा 6। अब 6 से आप काटते हो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1 रेशो बराबर 12, यानी कि इसकी उम्र हो जाएगी 12, इसकी 24, इसकी 36। अब किसकी पूछा है, सी की वर्तमान पूछी है, तो सी की 36 उम्र नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा, 36 में कितना जोड़ना पड़ेगा। आप 6 साल आप ऊपर गए थे तो 6 साल नीचे आना पड़ेगा वर्तमान के लिए। तो 6 साल जोड़ेंगे तो 42 इसका आंसर आ जाएगा। 36 में 6 जोड़ेंगे 42, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए की यानी कि सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 42 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिएगा लिखा हुआ है कि रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि है। रेखा गणित में जो है प्रायोगिक अवस्था में प्रयोग होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी विधियां। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आप बताइए, फिर मैं बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए प्रायोगिक अवस्था में प्रयोग होने वाली शिक्षण विधियां जो है वो सारी हैं, उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जा सकता है प्रायोगिक अवस्था में। प्रदर्शन का भी किया जा सकता है, निगमन का भी किया जा सकता है, आगमन का भी किया जा सकता है, और जनरली जो किया जाता है वो प्रदर्शन विधि या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक टेलीविजन को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका क्रय मूल्य 2000 है, तो इससे कितने रुपए में बेचा गया, 2400 रुपए में, आपका 2500 रुपए में, 2800 रुपए में, या 1600 रुपए में। आंसर आप लोग सभी, वैसे भी मैं लाभ हानि का चैप्टर भी शाम को करवाने वाला हूं, तो जिन लोगों को एमपी टेट में जिन्होंने सिलेबस आपका परचेस किया था
उनके जो चैप्टर छूट गए थे, यानी कि छूटे तो थे, आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन सिलेबस के बावजूद भी ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले? जैसे लाभ हानि हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे चैप्टर में करवाऊंगा, जिसके 100 ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने? 100 या 110, 120 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सारे टाइप इसमें कवर करूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप लोग जरूर देखिए, आपके लिए ही बना रहे हैं स्पेशल। अभी एमपीएसआई का तो कोई आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन वो आपके लिए ही है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं अपनी चीज़ 100 रुपए की। कितने रुपए की? 100 रुपए की। अब वो बोल रहा है कि 25 के लाभ पर बेचना है। ठीक है साहब, 25 का लाभ में बेचूंगा तो कितने में बेच दूंगा? 125 में बेच दूंगा। अब ये जो 2000 रुपए है, इस 2000 के नीचे अगर आप 125 लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य। क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2000 है, तो आप बताओ क्रय मूल्य इन तीनों में से क्या है? तो इन तीनों में से तो 100 क्रय मूल्य है, तो ये जो 2000 है ये 100 के बराबर है। अब इंटू करूंगा मैं किसका? क्या पूछा आपने कि कितने रुपए में बेच रहे हो? भैया 125 में बेच रहा हूं, तो इंटू कर दूंगा 125 का। तो आप देखोगे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 125 का डबल आपका कितना हो जाएगा? 250, और एक जीरो और, तो 2500 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2500। तो आपको ध्यान रखना है कि कब क्रय मूल्य दिया है, कब विक्रय मूल्य दिया है। मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक टेलीविजन को 25% के लाभ पर बेचा जाता है और उसका विक्रय मूल्य 2000 है। मान लो इसी यहाँ पे केवल इतना सा लिखा होता, इस क्रय की जगह मान लो यहाँ पे केवल इतना सा लिखा होता कि इसका विक्रय मूल्य 2000 है, तो कितने रुपए में खरीदा की जगह यहाँ पे लिखा होता कितने में कितने में आपका हाँ, बेचा की जगह कितने में खरीदा गया। अगर ऐसा बोलता कि कितने में खरीदा गया, तो आपको इस क्वेश्चन का टाइप ही बदल जाता। आपका टाइप वही रहता कि आप 100 की चीज में 25 का फायदा लेके 125 में बेच रहे हो। अब आपने देखा कि ये जो 2000 दिए हैं, ये 2000 क्या है? तो आपने देखा कि विक्रय मूल्य है, यानी बेचने की प्राइस है, तो इस 2000 के नीचे 125 लिखना पड़ेगा। और आपसे क्रय मूल्य खरीदा की पूछा है, तो आपको 100 इंटू करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 1600 आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्रय मूल्य था, तो इसलिए 2000 के नीचे मुझे 100 ही लिखना पड़ा, और आपसे 25% लाभ चाहा तो 125 का गुणा करना पड़ा। तो ये हालांकि मैं आपको लाभ हानि वाले चैप्टर में करवा दूंगा, बिल्कुल एक एक टाइप इसके बहुत सारे हैं, है ना। अगर 10 रुपए कम बेचा जाता है और 12% के लाभ पर बेचा जाता, तो कैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब 11-12 टाइप इसमें भी हैं। तो वो चैप्टर भी मैं पूरा कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिएगा। लिखा हुआ है कि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया है ये तो। विश्लेषण के विधि कौन सी विपरीत विधि है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्लेषण के अब विपरीत कौन सी है? संश्लेषण विधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20, 12 तथा 9 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है वो आप सभी को पता होगा कि कैसे। घनाभ यानी कि ऐसी आकृति होती है जो आपके आयत से मिलकर बनी होती है ना। तो आपका जो विकर्ण होता है वो आपकी ऐसी भुजा होती है जो आपके इस सिरे के ऊपरी इस सिरे से लगाकर निचले वाले इस सिरे तक आती है। तो इसको बोला जाता है विकर्ण, जो कि होता है आपका अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जो अंडर रूट में आपका होता है। तो अब देखिए अंडर रूट में आपको क्या करना है? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आप कर लीजिए अंडर रूट में। देखिए आपका क्या दिया है? लंबाई कितनी? तो आप 20 का करेंगे, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब चौड़ाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है साहब। अब एच का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 0, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब फिर आपने देखा 0 और 4 और 8, 8 4 12 का 2, हसीला का 1। फिर यहाँ देखा 5, 5 और 1 6। यहाँ कुछ है क्या? नहीं। 625 आ रहा है। तो अंडर रूट में 625 यानी कि किसका स्क्वायर होता है? 625। आप सभी को पता होगा कि 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि आपका आ जाएगा विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि यदि 15 पेनों का मूल्य 198 रुपए है तो 25 पेन का मूल्य कितना होगा? अब 15 पेन का मूल्य दे रखा है और 25 का निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, है ना, और आप 5 पेन लेकर आए। कितने पेन लेकर आए?
5 पेन। तो बताओ एक पेन कितने रुपए का। तो आपने मन ही मन में क्या किया कि ये जो 100 रुपए थे, उस 100 रुपए के नीचे आपने 5 रखा, तो आपको मिला कि भैया एक पेन जो था वो 20 रुपए का था। तो मन ही मन आपने क्या किया, रुपए के नीचे लिख ली संख्या। मैं भी वही करने वाला हूँ। रुपए लिखे 198 और आपका नीचे लिख दिया 15 पेन आए थे, तो एक पेन का मूल्य ये आ गया। क्या हुआ, 198/15, यानी कि एक पेन का मूल्य ये आ चुका है। अब एक आ चुका है, मुझे 25 का चाहिए, तो एक पेन का आ गया, तो एक पेन में गुणा कर दूंगा 25 का, तो 25 पेनों का आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, इसको करने की कोशिश करिएगा। 5 तिया 15, पाँचों पाँचों 25, इस दोनों को काट दिया मैंने। 5 तिया 15, पाँचों पाँचों 25, और 3 से काटा तो 3 छंग 18, फिर एक देखा 3 छंग 18, तो 66 गुणत 5 करना है, यानी कि 6 पंजे करेंगे तो 300, और 6 पंजे 30, तो 330 यहाँ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है, कौन सी विधि है जिसमें उदाहरण के द्वारा नए नियम की स्थापना की जाती है। तो ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, जो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर भी आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका आगमन विधि। तो आगमन विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप लोगों को आता भी होगा, आप लोग कर भी लेंगे, बहुत सारों का आंसर भी आ चुका होगा। चलिए मैं बताता हूं। एक छात्रों की 54 छात्रों की लाइन है, यानी कि समझ लो कि ऐसी लाइन लगा रखी है ना, ऐसी यूं समझ लो कि ये लाइन है जिसमें 54 छात्र हैं इस लाइन में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ऐसी लाइन है, वो बोल रहा है कि ऐसी 30 पंक्तियां बना रखी। कितनी, एक तो ये है, ऐसी 2 3 करके ऐसी 30 बना रखी। तो अब मान लो 54 छात्र एक लाइन में और ऐसी 30 लाइनें हैं, तो टोटल छात्र तो ये हो गए। कैसे हो गए कि 54 छात्र एक लाइन में, ऐसी 30 लाइनें हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए, मान लो उसे 45 छात्रों की एक पंक्ति, यानी कि इस 54 की जगह 45 छात्र खड़े करने हो, तो कितनी पंक्तियां बनेगी। तो आप x मान लो, तो इस 45 को आप क्या करोगे, नीचे ले आओगे, तो आप करोगे 9 पंजे 45, 9 छंग 54, आप करोगे 5 छंग 30, तो 6 6 36, यानी कि कितनी लाइनें बन जाएगी। अगर 45 छात्रों को करेंगे तो 36 लाइनें बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करना, मैंने क्या किया कि टोटल छात्रों के बराबर में टोटल छात्र रख दिए। समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ चुका। वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी कि उपरोक्त सभी जो है वो मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रियाएं हैं, यानी कि चिन्हित भी किया जाता है, निर्णय भी लिया जाता है, भूल भी खोजी जाती है। तो ये तीनों जो है आपकी मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया होती हैं। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और एक और चीज़, जो लोग कमेंट करते हैं स्कोर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामने आकर जैसे कि किसी को 25 26, बहुत सारे 30 में से 30 भी लाते हैं मेरे दोस्त, शाबाश उन सभी को। और जो डेली कमेंट करते हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चूक रहे हैं कि मैं कमेंट नहीं करूं, मेरे इतने नंबर आ रहे, कम नंबर आ रहे, तो वो चूको मत, है ना, कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके लिए तो बनाया जा रहा है ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करो जरा। लिखा हुआ है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 4 5 6 है, तो इनमें सबसे छोटे कोण का माप कितने डिग्री का होगा। तो पहले तो चतुर्भुज के अंदर के जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, यानी कि अंदर के कोणों का चतुर्भुज मान लो ये है,
इसके अंदर के जो कोण है इनका योग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका योग कितना होता है। तो इनका योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब वो बोल रहा है कि 360 डिग्री को बांटना है कितने में? 3 4 5 6 में। तो आप देखो 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 18, क्योंकि चारों को आप चारों में बांट रहे हो तो चारों के नीचे 18 आ जाएगा। क्या पूछा आपसे? सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है? 3 है। तो आपने किया 18 दूना 36, 20 और 20 दिया 60, यानी कि सबसे छोटा जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है वो किस रूप में है? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यापारिक रूप में, या आपका आध्यात्मिक रूप में? व्यापारिक नहीं, यहाँ पे होगा व्यावहारिक। क्या होगा? व्यावहारिक। जरा ध्यान से देखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो व्यावहारिक यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिए, वैसे भी पता चल ही गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यावहारिक, है ना। व्यावहारिक महत्व है इसका, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो है व्यावहारिक महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज में 3 कोण क्रमशः 110 डिग्री, 85 डिग्री और 70 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप कितने डिग्री होगा? तो अभी अपनों ने देखा कि ये चतुर्भुज के कोणों का माप कितना होता है, अंदर के कोणों का माप, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो इसका ये जो है ये आपका मैं बता रहा हूँ, वैसे आपका आंसर भी आ जाएगा सभी का, है ना। कैसे करेंगे? देखिए चारों कोण के आपको योग बताना है। चारों कोण का 360 होता है, मान लो ये 110 डिग्री है, ये 85 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये बताना है। तो पहले इन तीनों को जोड़ लो। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 का 5, 8 7 15, 15 और 6 16, हंस लगा 1, तो 1 और 2 तो 2 है ना, तो 265। अब 360 में से आपको 265 करना है, 10 में से बात गया 5, 15 में 6 गया 9, तो 95 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लिखते हैं। लिखा हुआ है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस का जो प्रयोग होता है वो किस शिक्षण विधि में आपका किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में, या फिर हस्तलेख सिखाने में? तो आप सभी को पता है अबेकस का प्रयोग किस में किया जाता है। तो अबेकस ऐसा होता था, है ना, बचपन में आपको मिलता होगा, देखा होगा आपने, जो लकड़ी के बोर्ड जैसा आता था ना, उसमें ऐसी तार जैसे रहते थे, आपको पता हो, तो वो 10 तक गिनती सिखाने के लिए होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा गिनती सिखाने के लिए, तो ऑप्शन ए, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे मोती होते थे, याद हो तो, फिर अपन उसको उल्टा कर देते, फिर ये सारे मोती इधर चले जाते थे, है ना। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा हो तो जो बच्चे हैं उनका देख लेना, उससे याद आ जाएगा, क्योंकि बचपन में पढ़ा हुआ अपने को याद नहीं रहता है ना। चलो 24 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात 4 5 है। यदि इन कोणों का योग तीसरे कोणों के बराबर हो तो आपको बताना तीसरे कोण का माप कितना होगा। चलिए ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि तीसरा कोण आपको पता चल जाएगा 4 और 5 के बराबर है, और तीसरा कोण जो है वो इन दोनों के योग के बराबर है, मतलब 4 और 5 9 के बराबर। तो रेशियो बन रहा है 4 5 9 का। अब टोटल जो होता है कोण आपका होता है, अंदर का कोण जो होता है त्रिभुज का, वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 के नीचे क्या लिख देंगे? 4 5 9, 9 9 18, तो नीचे 18 आ जाएगा। तो 18 से 18 कैंसिल, तो 10 बचा। आपका 1 डिग्री बराबर 10 है, तो 9 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 रेशो बराबर 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिएगा 25 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेखा गणित शिक्षण में निम्न में से श्रेष्ठ विधि, यानी कि रेखा गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि जो है वो श्रेष्ठ विधि है? सूत्र आधारित विधि, आपकी खेलकूद विधि, अभ्यास विधि, या प्रदर्शन विधि? तो आपको बताना है कौन सी विधि जो है वो श्रेष्ठ है। तो आप सभी को पता होगा, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में जवाब भी दिया था इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेखा गणित पढ़ाने के लिए प्रदर्शन विधि जो है वो सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रदर्शन विधि में जो है रेखा गणित को अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3 5 7 है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, या समद्विबाहु? कोणों का अनुपात दे रखा है, तो आप देखिएगा कि एक त्रिभुज मान लीजिए आपका इस प्रकार है, 1 मिनट, ऐसा मान लीजिए कि आपका इस प्रकार से है, त्रिभुज बना देता हूं मैं, एक मिनट, ये बन गया, लो साहब,
ये अभी नीचे जोड़ देते हैं, ये सा। तो ये त्रिभुज है आपका, रेशो बोल रहा है 3, 5 और 7 का रेशो है। तो आप क्या करोगे, पहले तो 3, 5, 7 का 180 में बांटोगे, तो 180 के नीचे लिखोगे 3, 5, 8, 8, 7, 15। तो 15 के हिसाब से आपने किया, तो यहाँ आ गया 15 का 15, 3 बचा 15, दूना 30, एक रेशो बराबर 12 आया। तो ये हो गया 12 तिया 36, ये हो गया 12 पंजे 60, और ये 12 साती 84। तो 36, 60 और 84, तो तीनों जो कोण आए हैं, वो थीटा जो आया है वो आपका आया है 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा आया है। तो इस प्रकार का साइन बनेगा, सॉरी, ये इस प्रकार का साइन बना। तो जब ऐसा साइन बनता है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 वाले का होगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित की प्रकृति, नेचर और उनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें कौन सी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। तो आपको बताना है गणित विषय में अक्रमता, इरेगुलेटरी, असंकेतिक, या गणित भाषा की असंकेतिक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कि गणित एक रसहीन विषय है, या फिर गणित एक मूर्त विषय है। तो आपको बताना है इन चारों विशेषताओं में से गणित की प्रकृति और संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि गणित जो है एक रसहीन विषय है। देखिए रस वाला विषय कौन सा है, हिंदी है आपका। रस वाला विषय कौन सा है, हिंदी। हिंदी में आप पढ़ते होंगे रस, रस का मतलब क्या होता है, आनंद। रस के प्रकार कितने होते हैं, 9 प्रकार। उसमें आपके स्थायी भाव भी होते हैं और ये भी होते हैं। तो सारे हिंदी भी है ना, हिंदी आपने पढ़ी होगी, वैसे पता होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। लिखा हुआ है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, ठीक है साहब। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 400, 600, 800 या 1200। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करिए। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो बोल रहा है कि एक घनाभ का जो दे रखा है, ये घनाभ मान लीजिए इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसके जो आपके आयाम दे रखे हैं, वो दे रखा है 25, 20 और 4। वो बोल रहा है कि इस घनाभ से इस घन का आयतन, एक और घन है उसका जो आयतन है इससे आधा है। तो आपको बताना है कि इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। चलिए पहले तो इसका आयतन निकालते हैं, फिर इसका आधा करेंगे। इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा आपका एल इंटू बी इंटू एच। तो 25 इंटू 20 इंटू 40 है ना। तो 40 का 4, सॉरी गलत हो जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं करना है। 20 चौक 80 है ना, और 80, 25 8 200। तो आपका आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा, 2000 ही आ जाएगा। 25 8 200, हाँ 2000 आ रहा है। तो 2000 आपका आ रहा है ना। अब 2000 का आधा करना है। 2000 तो आपका इसका आ रहा है, तो 2000 का आधा है इसका आयतन, तो इसका आधा आयतन हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 हो जाएगा, यानी कि आपकी भुजा क्या रही होगी कि 1000 आयतन है, तो एक क्यूब बराबर 1000 आ रहा है, यानी कि 10 भुजा रही होगी, तभी 10 का क्यूब 1000 आया, तो भुजा 10 है। अब आपको क्या करना है, घन का आयतन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 तो है, और आपका a² निकालना है। तो a 10 आई थी, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 600। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय होते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज भी की जा सकती है। प्रदर्शन विधि, आपकी प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि या प्रायोजना विधि। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें छात्र जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि या प्रायोजना विधि। इसका आंसर आप लोग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोगशाला विधि में जो है वो खुद से करने के प्रयोगशाला मतलब एक तरह से लैब ही हो गया। तो लैब में अपन क्या करते हैं, खुद से करके सीखने के सिद्धांत पे और सक्रिय भी उसमें रहते हैं, तो इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाए। तो प्रयोगशाला विधि जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है दो घनों का आयतन, दो घन है उनका आयतन है आपका 27:64 है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए दो घन है इस प्रकार से, तो ये क्वेश्चन शायद पहले हो चुका है, जहां तक मुझे पता है डबल आ चुका है ये क्वेश्चन। तो दो घन है, तो हम करने की कोशिश करते हैं। इसका रेशियो 27, इसका 64। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है 1 क्यूब, यानी कि किसका क्यूब होता है 27, तो यहाँ आ जाएगा 3, और किसका क्यूब होता है 64, तो आपका आ जाएगा 4, यानी कि भुजाओं का रेशियो तो 3 4 है। अब वो बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², तो यहाँ भी हो जाएगा 6a²। अब देखा आपने 6 से 6 तो कैंसिल हो गया क्योंकि रेशो बना रहे हैं, और a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आपका 9:16 आपका आंसर आ जाएगा। तो 9:16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए आज के 30 क्वेश्चन ये थे। अब आप लोगों को कमेंट जरूर करके बताना है कि स्कोर क्या रहा और वीडियो कैसा लगा। और शाम की क्लास भी आप लोगों को देखनी है। एक और चीज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, है ना, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और डोंट फॉरगेट टू वॉच द इवनिंग क्लास एट 7 PM, यानी कि 7 बजे जो आपकी लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास तो क्या है, वो प्रीमियर रहता है, वो रिकॉर्डेड ही है, लेकिन उसमें आपको साथ साथ में क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। हाथों हाथ आप क्वेश्चन करते जाइए और आंसर उनके लगाते जाइए। तो शाम को 7 बजे सभी तैयार रहना। कल नया चैप्टर है, तो आपको जो आज आप देख रहे हो दिन में ये वीडियो, आज शाम को नया चैप्टर है रेशो वाला। तो जिन्होंने एवरेज वाला बीच में नहीं देखा हो कोई बात नहीं, नया रेशो चैप्टर शुरू हो रहा है, रेशो यानी कि अनुपात वाला। तो ये आपके ज़रूर काम आएगा एमपी में, तो देखना मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे सभी को चैनल पे आ जाना है, लेयर 3 एजुकेशन सर्च कर लेना है, तो आपको 7 बजे वीडियो प्रीमियर जो आपका रेड बटन दिखेगा उस पर क्लिक करना है, वो आपका 7 बजे वीडियो चल जाएगा। तो शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा। आपकी क्लास आने वाली है रेशो एंड प्रोपोर्शन की, है ना, तो बहुत बेहतरीन क्लास होगी। सभी शाम को 7 बजे आ जाना और सभी आंसर भी करना, ठीक है। चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप कमेंट वगैरह करते रहिए। सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।